Hello guys, welcome to Dr. BPSC. We are discussing BPSC AEDO Eduteria test series and this is test number 4. ठीक है, तो टेस्ट 2 को अपलोड कर दिया गया था, उसे आप लोगों ने देखा है। उसके बाद अन्य टेस्टों को भी अपलोड कर दिया गया है। इसी क्रम में टेस्ट 4 है, इसको देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। जॉर्ज लेमेंत्रे के द्वारा जो है ये बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। ध्यान रखेंगे कि सर्वप्रथम जॉर्ज लेमेंत्रे नामक एक बेल्जियम के कैथोलिक पादरी और खगोल शास्त्री के द्वारा बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले हुई, 13.8 बिलियन ईयर्स एगो। उन्होंने 1927 में यह विचार प्रस्तुत किया था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक परमाणु या एकल बिंदु के विस्फोट से हुई है, जिसके बाद बिग बैंग नाम दिया गया। इस सिद्धांत के बाद एडविन हबल ने इसका समर्थन किया। उन्होंने पाया कि आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। खगोलीय दूरियों को मापने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली निम्नलिखित इकाइयों में से सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पारसेक। ठीक है, प्रश्न का सभी विकल्प का उपयोग दूरियों को मापने के लिए ही किया जाता है। एक पारसेक लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। वहीं प्रकाश वर्ष की बात करें तो वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करती है। यह लगभग 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, के बराबर होती है। उसके बाद एंगस्ट्रॉम की बात करें तो वो भी जो है बहुत छोटी इकाई को नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? तो जहां तक पल्सर का सवाल है, पल्सर जो है एक घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे को कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे। पल्सर तेजी से घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे हैं जो किसी विशाल तारे के सुपरनोवा विस्फोट के बाद बचा हुआ अत्यंत सघन कोर होता है। ये अपनी चुंबकीय विकिरण की शक्तिशाली किरणें उत्सर्जित करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है, तो जियोडेसी जो है यह पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित है। ठीक है, पृथ्वी के आयाम की माप, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। जियोडेसी वह विज्ञान है जो पृथ्वी के आकार, अभिविन्यास और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अध्ययन से संबंधित है। यह मुख्य रूप से पृथ्वी की सतह पर बिंदुओं की ऊंचाई और डिप्रेशन, ऊंचाई मतलब एलिवेशन और डिप्रेशन मतलब डिप्रेशन, उसकी माप करता है और समय के साथ इन विशेषताओं में होने वाली परिवर्तनों को भी ट्रैक करता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। प्रारंभ में पृथ्वी की उत्पत्ति की व्याख्या करने के लिए ग्रहाणु परिकल्पना यानी पैलेटेशनल हाइपोथेसिस किसने प्रस्तुत की थी? तो इसका सही उत्तर है चेम्बरलिन और मोल्टेन। मोल्टेन और चेम्बरलिन जो है उन लोगों ने मिलकर जो है वो ग्रहाणु परिकल्पना यानी प्लैनेटेशनल हाइपोथेसिस प्रस्तुत किया था 1905 के आसपास। क्वेश्चन नंबर 6 है, पृथ्वी की आंतरिक भाग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, ध्यान रखिएगा कि हमें असत्य कथन को खोजने के लिए कहा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। मेंटल की निचली परत में भूकंपीय तरंगों की गति कम हो जाती है, तो ये जो है असत्य कथन है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, मेंटल की निचली परत में भूकंपीय तरंगों की गति कम नहीं बल्कि अधिक हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आडू प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो जहां तक आडू का सवाल है ये हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, हिंद महासागर। आडू प्रावदिल जिसे सीनू एटॉल भी कहते हैं, मालदीव गणराज्य का सबसे दक्षिणतम प्रवाल द्वीप है। यह हिंद महासागर में भूमध्य रेखा के निकट अवस्थित है। यह एक बड़ा प्राकृतिक प्रवाल द्वीप है जो पानी के नीचे की ज्वालामुखी चट्टानों पर बने मूंगा चट्टान और छोटे द्वीप का एक वलयाकार समूह है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्न में से किस देश में झूम खेती कृषि को मिल्पा कहा जाता है? तो मिल्पा जो मैक्सिको में कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा अन्य कुछ क्षेत्र और झूम कृषि के नाम को देख लें तो उत्तर भारत में जो है, उत्तर पूर्वी भारत में इसे झूम कृषि कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में इसे दीपा कहा जाता है। ब्राजील में रोका, वेनेजुएला में कुनुको, इसके अलावा फिलीपींस में काइगिन, मैक्सिको में मिल्पा और इंडोनेशिया में लदांग। तो देखिए बीपीएससी में जो है ये कई बार देखा गया है
जिसमें झूम कृषि, बर्न एंड शिफ्ट कल्टीवेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एनसीईआरटी में भी इसको दिया गया, तो इससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। एक बार इसके सभी नामों को जरूर आप लोग याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 इस दोनों का मिलान करना है। ठीक है, देखते हैं। माउंट एटना, जहां तक माउंट एटना का सवाल है तो ये इटली में है, तो ए का 3 मिलान कर देते हैं। माउंट कोटापेक्सी की बात करें तो ये इक्वाडोर में है। माउंट किलिमंजारो की बात करेंगे तो ये तंजानिया में है। ठीक है, और माउंट एबो की बात करेंगे तो ये फिलीपींस में है। अगर इसी क्रम में इसको व्यवस्थित करते हैं तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस किस देश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका। माउंट सेंट हेलेंस जो है वो अमेरिका में है। ठीक है, अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बैरोमीटर की रीडिंग का पहले गिरता और फिर धीरे धीरे बढ़ना किस स्थिति का संकेतक है? तो ये जो है वर्षा का संकेतक होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। बैरोमीटर के जहां तक सवाल है वह एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने का यूनिट है। बैरोमीटर की रीडिंग का पहले गिरना और फिर धीरे धीरे बढ़ना बारिश के हालात को दिखाता है। बैरोमीटर की रीडिंग का लगातार बढ़ना एंटी साइक्लोनिक या साफ मौसम दिखाता है। इसके अलावा बैरोमीटर की रीडिंग में तेजी से गिरावट तूफानी मौसम का संकेतक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है? ठीक है, निम्न में से कौन सा एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भ्रंशमूलक भूकंप। ठीक है, भ्रंशमूलक भूकंप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्रारूपी लक्षण है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मानसूनी जलवायु। मानसूनी जलवायु में क्या होता है? पवनों का जो है मौसम के अनुसार दिशा में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, हवाएं जो है वो अपनी दिशा को बदल लेती है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। डोल्ड्रम नामक निम्न दाब का क्षेत्र किन अक्षांशों के मध्य स्थित है? तो जहां तक डोल्ड्रम का सवाल है, ये 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण के मध्य अवस्थित होता है। ठीक है, भूमध्य रेखा के 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे। क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्नलिखित में से कौन से स्थानीय पवन को डॉक्टर विंड के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जो है हरमटन। हरमटन को डॉक्टर विंड के नाम से जाना जाता है। हरमटन पश्चिम अफ्रीका में बहने वाली एक स्थानीय पवन है जो सहारा रेगिस्तान के आंतरिक भाग में गिनी की खाड़ी के तटीय क्षेत्रों की ओर चलती है। इसे अक्सर डॉक्टर हवा कहा जाता है क्योंकि यह गर्म और आर्द्र मौसम से राहत देती है। इसके अलावा कुछ अन्य स्थानीय पवनों के नाम की बात करें तो फॉन है, वो अल्प्स क्षेत्र में चलता है, अल्प्स पर्वतमाला क्षेत्र में। चिनूक की बात करें तो ये रॉकी पर्वतमाला के आसपास चलता है। सिरक्को की बात करें तो सिरक्को सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर चलता है। मिनिस्ट्रल की बात करें तो ये स्पेन और फ्रांस की ओर चलता है। लू की बात करें तो ये उत्तर भारत और पाकिस्तान के क्षेत्र में प्रवाहित होता है, गर्मियों के दिनों में चलती है ये। इसके अलावा बर्ग जो है वो दक्षिण अफ्रीका में और हटमटन पश्चिमी अफ्रीका गिनी तट के आसपास चलता है। ठीक है, तो जहां तक क्वेश्चन पूछा गया था डॉक्टर विंड, तो ये एक हरमटन नाम का हवा है। क्वेश्चन नंबर 16 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्र देश है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हंगरी। हंगरी जो है ये यूरोप का एक देश है जो कि स्थल रुद्र है। ठीक है, वहीं बेल्जियम, यूक्रेन, रोमानिया ये सभी जो है समुद्र से कहीं ना कहीं सटता है। जहां तक बेल्जियम का सवाल है तो ये नॉर्थ सी से सटता है, रोमानिया ब्लैक सी से, और यूक्रेन जो है वो भी ब्लैक सी से। ठीक है, इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा स्थल रुद्र देश की बात करें तो वो कजाकिस्तान है। ठीक है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है जिब्राल्टर जल डमरू मध्य आपस में जोड़ता है। तो जिब्राल्टर जो है वो किसे जोड़ता है? तो ये अटलांटिक महासागर और भूमध्य महासागर को जोड़ता है। अटलांटिक महासागर और भूमध्य महासागर को। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है। निम्न में से किस हिमालय श्रृंखला का निर्माण सबसे अंत में हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शिवालिक। ठीक है, शिवालिक क्रम की का जो हिमालय है उसका निर्माण सबसे अंत में हुआ है। ठीक है, वहीं महान हिमालय की बात करें तो इसका निर्माण सबसे पहले हुआ है, उसके बाद मध्य हिमालय का निर्माण हुआ है और अंत में शिवालिक का निर्माण हुआ है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है सी, म्यांमार। ठीक है, म्यांमार को लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा कहा जाता है। ठीक है,
यह नाम म्यांमार में स्थित हजारों बौद्ध मंदिरों और स्तूपों की प्रचुरता के कारण दिया गया है। संसार की छत पिरामिड के पठार को कहा जाता है और लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को कहा जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है विक्टोरिया झील निम्न में से किस देश से संबंधित नहीं है। तो विक्टोरिया जो है वो 3 देशों से घिरा हुआ है, केनिया, युगांडा और तंजानिया। वहीं बुरुंडी जो है इसका संबंध विक्टोरिया झील से नहीं है। जहां तक विक्टोरिया झील की बात करें तो ये अफ्रीका की सबसे बड़ी और दुनिया के दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ओके, ये 3 देशों से घिरी हुई थी, अभी मैंने बताया आपको, केनिया, युगांडा और तंजानिया। और इसी से विक्टोरिया झील से ही नील नदी की शुरुआत होती है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। नॉर्वे तट के निकट स्थित छोटे छोटे द्वीपों की पंक्ति को क्या कहा जाता है। तो इसको स्केरी गार्ड कहा जाता है। ठीक है, स्केरी गार्ड याद रखिएगा। नॉर्वे के निकट समुद्र तट के किनारे स्थित छोटे छोटे द्वीपों, टापुओं और चट्टानों की पंक्ति को स्केरी गार्ड कहा जाता है। यह नाव की विशिष्ट तटीय भू आकृति है जो मुख्य भूमि को समुद्र की शक्तिशाली लहरों से बचाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। विश्व में अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो ये आपको पता होना चाहिए, अमेजन नदी है। ये दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और दुनिया की सबसे बड़ी चौड़ी नदी है। ये आपको दक्षिण अमेरिका में बहती है। ठीक है, वहीं लंबाई की दृष्टि से सबसे लंबी नदी की बात करें तो नील नदी जो है वो सबसे लंबी नदी है और ये अफ्रीका में बहती है। अभी मैंने आपको बताया भी था कि ये विक्टोरिया लेक से शुरू होती है और भूमध्य सागर में जाकर जो है अपना जल को गिराती है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना के विस्तृत घास के मैदान को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है। तो ये जो है पंपास के नाम से जाना जाता है। अर्जेंटीना में से पंपास कहते हैं। ठीक है, वहीं कुछ अन्य घास के मैदान और देश की नाम के बारे में बात करें तो प्रेयरी जो है वो उत्तरी अमेरिका में है, वेल्ड दक्षिण अमेरिका में है, स्टेपीज यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया के क्षेत्र में है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है और सवाना जो है वो अफ्रीका में है। क्वेश्चन नंबर 24 है। निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म महासागरीय धारा है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है। तो इसका सही उत्तर है गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम जो है ये एक गर्म महासागरीय धारा है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर से प्रवाहित होती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक केंद्र लोहा एवं इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध नहीं है। ठीक है, यहां ध्यान रखिएगा कि पूछा जा रहा है कि कौन सा प्रसिद्ध नहीं है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है नागोया, जापान, ऑप्शन बी। ठीक है, नागोया मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल उद्योग खास करके टोयोटा के मुख्यालय और विनिर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सांघाई, पिट्सबर्ग और एसेंस जो है ये लोहा और इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे तो बॉक्साइट के उत्पादन की दृष्टि से विश्व में अग्रणी देश कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है बॉक्साइट के उत्पादन में अग्रणी है, जबकि गिनी के पास सबसे बड़ा भंडार है। अन्य प्रमुख उत्पादक देशों में चीन है, भारत और ब्राजील भी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। अफ्रीकी देश बोत्सवाना निम्न में से किस देश के साथ सीमा साझा नहीं करती है ना। तो इसको एक बार चेक करते हैं, क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूं मैं। अफ्रीकी देश बोत्सवाना निम्न में से किस देश के साथ सीमा साझा कर नहीं करता है। यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, मलावी इसका सही उत्तर है कि बोत्सवाना जो है वो मलावी के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 है आसवान बांध अफ्रीका में आसवान बांध द्वारा निर्मित झील है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नासिर। ठीक है, नासिर झील जो है वो आसमान बांध से निर्मित है। ठीक है, तो अफ्रीका में आसमान बांध से निर्मित झील का नाम नासिर झील है। यह मिस्र और सूडान में फैली दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील में से एक है। दुनिया के कुछ प्रमुख झीलों की बात करें तो विक्टोरिया झील ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है जो युगांडा, केनिया और तंजानिया के बीच स्थित है। इसके बाद टांगनिका झील की बात करें तो यह दुनिया की सबसे लंबी मीठे पानी की झील है, मतलब उसमें से एक है और ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, बुरुंडी, तंजानिया और जाम्बिया देशों में फैली है। फिर मलावी झील की बात करें तो ये झील मलावी, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच स्थित है। तुर्काना झील की बात करें तो ये केनिया और इथियोपिया में फैला है। अल्बर्ट झील जो है वो युगांडा और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के बीच स्थित है। कीवू द्वीप जो है
किवु झील ये रवांडा और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के बीच स्थित है। ठीक है, तो इस तरीके से अफ्रीका के जो प्रमुख झील हैं उसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, केंद्र सरकार ने मनरेगा मजदूरी में औसतन कितने प्रतिशत बढ़ोतरी की है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 7%। भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा की मजदूरी दरों में राज्य के आधार पर औसतन 7% की वृद्धि की है। ठीक है, जहां तक मनरेगा की बात है तो इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना था। कानून जो है वो अगस्त 2005 से लागू हुआ है, मतलब संसद में पारित हुआ था, और ये 2 फरवरी 2006 से लागू हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? किस आईआईटी ने जर्म्स से लड़ने वाले होस्ट प्रोटीन की खोज की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे ने जर्म्स से लड़ने वाले होस्ट प्रोटीन की खोज की है। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय सेना के किन्नौर समुदाय की आवाज रेडियो स्टेशन शुरू किया है? तो ये जो है आपको हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। ठीक है, भारतीय सेना ने किन्नौर समुदाय की आवाज रेडियो स्टेशन शुरू किया है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। देशांतर की प्रत्येक डिग्री में कितने समय का अंतर होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 4 मिनट, यानी एक देशांतर के मध्य जो है 4 मिनट का अंतर होता है। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जिनसे होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। ठीक है, तो भारतीय मानक समय रेखा जो है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के वे पूर्वोत्तर राज्य जिनकी सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती, उस समूह की पहचान करनी है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। ये 4 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। वहीं पर अगर त्रिपुरा की बात करें तो ये लगती है, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो गया। ठीक है, इसके अलावा इसमें भी त्रिपुरा है, मेघालय भी है, तो ये भी नहीं होगा। इनमें से सभी ये भी नहीं है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। वहीं बांग्लादेश की बात करें तो 4096 किलोमीटर का सीमा जो है बांग्लादेश और भारत आपस में साझा करता है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी नदियां हैं जो आपस में साझा करते हैं भारत और बांग्लादेश। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। भारत की जलीय समुद्र सीमा में संलग्न क्षेत्र का विस्तार कहां तक माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक। ठीक है, भारत का प्रादेशिक जल सीमा जो है यह आधार रेखा से 12 समुद्री मील की दूरी तक है और इसका उपयोग भारत को पूर्ण अधिकार प्राप्त है। वहीं संलग्न क्षेत्र की बात करें, यहाँ पे हमसे संलग्न क्षेत्र पूछा गया है कि नहीं? तो संलग्न क्षेत्र जो है ना वो 24 समुद्री मील तक फैला होता है। यहाँ भारत को सीमा शुल्क की वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 2024 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत के राज्य और संघ शासित प्रदेशों में किसकी तटीय सीमा सबसे लंबी है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसकी तटीय सीमा जो है वो सबसे लंबी है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। बिंद क्रम की चट्टानों का विस्तार कहां से कहां तक है? तो इसका सही उत्तर है राजस्थान के चित्तौड़ से बिहार के सासाराम क्षेत्र तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 38 नीचे दी गई रेंज का सही उत्तर दक्षिण क्रम क्या है? ठीक है, इसको सजाना है तो पहले देख लेते हैं। तो सबसे ऊपर जो है आपको जास्कर रेंज आता है। ठीक है, उसके बाद काराकोरम आता है, फिर लद्दाख आता है। ठीक है, काराकोरम के बाद लद्दाख और फिर आता है जास्कर, सॉरी ग्रेट हिमालय। ठीक है, तो 2 4 3 1 4 3 2 1 इसका सही क्रम है। तो इसको इस तरह से देखा जा सकता है कि हिमालय में जो सबसे उत्तरी क्षेत्र है वहां पे ट्रांस हिमालय पाया जाता है, उसके बाद काराकोरम रेंज है, फिर उसके बाद लद्दाख रेंज है, फिर उसके बाद जास्कर रेंज है और अंत में ग्रेट हिमालय आता है। तो इसी अनुसार अगर हम लोग सजाते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 39 देखते हैं। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बाघेल खंड पठार।
ठीक है। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के बाघेलखंड पठार पर एक दूसरे को काटती है। ठीक है। वहीं कर्क रेखा की बात करें तो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है। वहीं जबकि भारतीय मानक रेखा की बात करें तो ये 82.5 डिग्री नॉर्थ लॉन्गिट्यूड में आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है? जहां तक लघु हिमालय का सवाल है तो ये शिवालिक हिमालय और महान हिमालय के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। इसमें सूचियों का मिलान करना है। पहले एक जगह स्थान दिया गया है और दूसरी तरफ उद्योग दिया गया है, तो इसको मिलान करना है। सबसे पहले अगर बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु जो है ये वायुयान उद्योग के लिए फेमस है। वहीं कोरबा की बात करूं, कोरबा तो ये एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। जमशेदपुर जो है ये आपको लोहा के लिए प्रसिद्ध है और मलाज खंड जो है ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो इसी क्रम में अगर इसको सजाते हैं तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। निम्न में से कौन सा द्वीप भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट स्थित है? तो सबसे निकट जो है ये सुमात्रा है। ठीक है। निकोबार द्वीप जो है ग्रेट निकोबार, उससे सबसे नजदीक जो है सुमात्रा आता है। ग्रेट निकोबार की जहां तक बात करें तो इसी पर जो है आपको, तो ये दोनों द्वीप जो है ग्रेट निकोबार और सुमात्रा, इन दोनों को जो है ना ग्रैंड चैनल नामक जल संधि अलग करती है। वहीं जहां तक सुमात्रा का बात है तो ये जो है आपको इंडोनेशिया में आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। नीचे दिए गए पहाड़ी दर्रे और राज्यों के जोड़ों में से कौन सा गलत मैच करता है? ठीक है। तो जो सिपकला है ये जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, तो पहला जो है ये गलत है। जैलेपला जो है ये सिक्किम में है। ठीक है। तो ये तो सही है। इसके अलावा बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में और लिपुलेख उत्तराखंड में है। तो बी, सी और डी सही है। ऑप्शन ए जो है सिपकिला वो जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। जालेपला सिक्किम को चुम्बी घाटी से जोड़ता है। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश को चीन से जोड़ता है। लिपुलेख दर्रा जो है वो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है और लिपुलेख दर्रा भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद का भी कारण रहा है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। निम्न में से कौन सा पर्वत शिखर का समूह पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में है? पूर्व बनी ईस्ट से लेकर और वेस्ट तक सा जाना है। तो इसमें जो है सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले हमको कंचनजंगा आएगा। ठीक है। कंचनजंगा सबसे पूर्व में है। उसके बाद आएगा माउंट एवरेस्ट। ठीक है, एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा आएगा और फिर धौलागिरी। तो इसी क्रम में अगर सजाएंगे तो पहले कंचनजंगा आना चाहिए, फिर एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा और धौलागिरी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होना चाहिए। 44 का डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। प्रश्न संख्या 45 कहता है भारत के तटीय मैदान में मालाबार तट का विस्तार क्षेत्र कहां से कहां तक है? तो जहां तक मालाबार तट का सवाल है तो ये मैंगलोर से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। कर्नाटक और केरल राज्य जो है इस क्षेत्र में मालाबार तट पाया जाता है। मालाबार नाम का जो है युद्ध अभ्यास भी होता है जो भारत के संबंधी जो क्वाड कंट्रीज है जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और भारत है, वो सभी मिलकर मालाबार युद्धाभ्यास भी करते हैं। ठीक है। तो मालाबार तट का याद रखिएगा, ये मैंगलोर से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। क्वेश्चन नंबर 46 है 9 डिग्री चैनल निम्न में से किन दो द्वीपों को अलग करता है? काफी आसान सवाल है, तो याद रखिएगा ये 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप को मिनिकॉय आइलैंड से अलग करता है। ठीक है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। नदी घाटी के आधार पर कुमाऊं हिमालय का विस्तार है। तो ये जो है सतलज और काली नदी के बीच में है, उसी को कुमाऊं हिमालय कहते हैं। कुमाऊं हिमाचल प्रदेश का एक जिला भी है, उसी के नाम पर जो है इस क्षेत्र का नाम पड़ा है। ठीक है। चलिए सिंधु से सतलज की बात करें तो इसे पंजाब हिमालय कहा जाता है। काली से तीस्ता की बात करूं, ठीक है, तो काली से तीस्ता जो नेपाल हिमालय में आता है। वहीं तीस्ता से दिहांग की अगर बात करें तो ये असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा पर्वत शिखर भारत में अवस्थित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गोसाईनाथ। गोसाईनाथ पर्वत शिखर भारत में नहीं बल्कि तिब्बत, चीन और नेपाल में स्थित है। गोसाईनाथ पर्वत की शिखर की ऊंचाई
8,027 मीटर है। यह दुनिया का 14वां सबसे ऊंचा पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 49 कह रहा है निम्न में से किस पठार को भारत का रूर कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर आप लोगों को पता ही होगा। जैसे छोटा नागपुर पठार जो है उसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है प्रचुर मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, जिसमें लोहा, कोयला, अभ्रक, तांबा, यूरेनियम, टंगस्टन ये सब प्रमुख है। छोटा नागपुर पठार के विस्तार की बात करें तो ये बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? तो सबसे उत्तरी द्वीप जो है ये लैंडफॉल द्वीप है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, लैंडफॉल द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप लैंडफॉल द्वीप है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। जोजिला सुरंग निम्नलिखित में से किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो इसका सही उत्तर जो ऑप्शन बी हो जाएगा, ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ठीक है, जोजिला सुरंग याद रखिएगा, ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। उसके बाद जोजिला सुरंग की लंबाई की बात करूं तो ये 14.15 किलोमीटर लंबाई है इसकी, और ये जोजिला हिमालय के जोजिला दर्रे के नीचे बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, 52 संख्या प्रश्न। निम्न में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन होता है? ये जो है नीलगिरी पहाड़ी जो है वहां पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों आके मिलती है। दक्षिण भारत मतलब अगर नीलगिरी की सबसे ऊंची पहाड़ी की बात करूं तो वो तो डोडा बेटा है। वहीं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करूं तो वो अन्नामुडाई है। ठीक है, चलिए अन्नामुडी और डोडा बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु के दाई दिशाओं में मिलने वाली सहायक नदी नहीं है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी झेलम। देखिए इस तरीके से सिंधु नदी इस तरीके से आती है और फिर पाकिस्तान में चली जाती है। इसमें से इधर जो है आपको श्योक, गोमल, काबुल ये सब नदी आती है, और जहां तक झेलम का सवाल है तो वो इस तरीके से मिलती है। तो झेलम जो है ना वो दाई दिशा से नहीं मिलती है, ठीक है, बल्कि बाई से मिलती है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? झेलम हो जाएगा। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का जो कॉन्सेप्ट है ये जरूर समझ लीजिएगा, यहाँ से कई बार बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है, तो ईडीओ एग्जाम में भी इससे प्रश्न बनने की संभावना होती है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अनुवर्ती नदी नहीं है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी बेतवा। बेतवा जो है वो अनुवर्ती नदी नहीं है। जहां तक अनुवर्ती नदी का सवाल है तो वो सामान्य ढाल की दिशा में बहती है, अनुवर्ती नदी कहलाती है, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि। परवर्ती नदी की बात करूं तो ये मुख्य अनुवर्ती नदी के समकोण पर मिलने वाली नदियां परवर्ती नदी कहलाती हैं, जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। भारत का पहला तैरता हुआ घाट कहाँ बनाया गया है? भारत का पहला तैरता हुआ घाट जो है वो अयोध्या में बनाया गया है। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। ये आपको अयोध्या के सरयू नदी पर बनाया गया है, और इसे राम मंदिर दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को प्रबंधित करने के लिए बनाया गया है, और यह अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत को भी प्रदर्शित करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया जाता है, वर्णित। तो गंगा का मैदान जो है ना ये जियोसिंक्लाइन के रूप में वर्णित होता है। ठीक है, गंगा के मैदान को जियोसिंक्लाइन यानी भूसन्नति के रूप में वर्णित किया गया है। भूसन्नति सागर के वैसे सकड़े और छिछले भाग को कहते हैं जिसमें लंबे काल में मलबा और जमा होता रहता है। वर्तमान में गंगा का मैदान भूसन्नति का उदाहरण है। पूर्व में यहाँ तेथी सागर हुआ करता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। गंगा नदी पहली बार मैदानी इलाके में कहाँ पे प्रवेश करती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हरिद्वार। हरिद्वार से गंगा नदी जो है मैदानी इलाके में प्रवेश कर जाती है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है? तो अलकनंदा और भागीरथी का संगम जो है वो देवप्रयाग में होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, देवप्रयाग। ओके, अगला है 59। ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो ये जो है ऑप्शन डी यानी यांग्याप दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करता है। यांग्याप दर्रा भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसी दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। जहां तक ब्रह्मपुत्र नदी का सवाल है तो ये चीन में से सांगपो के नाम से, और जब ये अरुणाचल प्रदेश में घुसती है तो इसे दिहांग के नाम से,
फिर असम में इसे ब्रह्मपुत्रा के नाम से, और फिर बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये नदियां और इसका नाम आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। हाल ही में भारत के पहले वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत का पहला विश्व शांति केंद्र गुरुग्राम हरियाणा में बनाया गया है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, गुरुग्राम हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सी नदियां अरब सागर में गिरती हैं? ठीक है, अरब सागर में देखिए, दक्षिण भारत को इस तरीके से हम बनाते हैं, इधर बे ऑफ बंगाल है और इधर जो है आपको अरेबियन सी है, अरब सागर। अब बहुत सारी नदियां जो है बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं और कुछ नदियां अरब सागर में गिरती हैं। इसमें आपको बताना है कि कौन सी नदियां अरब सागर में गिरती हैं। महानदी ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है, तो ये नहीं होगा। कृष्णा ये भी बे ऑफ बंगाल में गिरती है। नर्मदा जो है वो अरब सागर में गिरती है, ठीक है, और तापी भी अरब सागर में गिरती है। तो 4 और 5 जो है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? ठीक है, तो यहाँ विभिन्न प्रकार के झील दिए गए हैं और उसका उदाहरण दिया गया है, इसका मिलान करना है। ठीक है, जहां तक डेल्टाई झील का सवाल है तो कोलेरू झील जो है ना वो डेल्टाई झील है, ये बिल्कुल सही, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, विवर्तनिकी झील की बात करूं तो ये इसका निर्माण धरातल के उठने अथवा धंसने से होता है, जैसे कश्मीर का वुलर झील, कुमाऊं हिमालय में स्थित अनेक झील जो है वो टेक्टोनिक्स झील के अंतर्गत आता है। वहीं लैगून झील की बात करूं तो जब समुद्र जल का कुछ भाग बालू, चट्टान अथवा प्रवाल भित्ति के मुख्य जल से अलग हो जाता है ना, इसे लैगून झील करते हैं। जैसे चिल्का हो गया, पुलिकट हो गया, अष्टमुडी हो गया, बेमनाद हो गया। प्लाया झील का बात करूं तो ये हवाओं के प्रवाह एवं अपरदन से निर्मित झीलें होती हैं तथा इसे प्लाया झील भी कहा जाता है। जैसे सांभर झील, पंचभद्र झील, डिडवाना झील, ये सारे प्लाया झील के उदाहरण है। वहीं क्रेटर झील की बात करूं तो ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झीलों को क्रेटर झील कहा जाता है। जैसे महाराष्ट्र का बुल्हान झील है ना, लोनार झील, ये सब क्रेटर झील का उदाहरण है। और डेल्टाई झील की बात करें तो ये झीलें डेल्टाई प्रदेश में नदी नाव के मध्य निर्मित होती है। जैसे कोलेरू झील, ये कृष्णा और कावेरी के डेल्टा के मध्य स्थित है। ठीक है, तो कोलेरू झील भी याद रखिएगा, ये कृष्णा कावेरी डेल्टा में बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। सुरजात झील, ठीक है, तो जहां तक सुरजात झील का सवाल है तो ये हिमाचल प्रदेश में है। पंचभद्र झील की बात करें, ठीक है, तो पंचभद्र झील जो है वो राजस्थान में है। उसके बाद भीमताल झील जो है वो आपको उत्तराखंड में आता है और उमियम झील जो है ये मेघालय में है। तो इस तरह से अगर इसका मिलान करते हैं इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 64 है, कुचिकल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ठीक है, तो कुचिकल जलप्रपात जो है ये बराही नदी पर है। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, बराही नदी। ओके, कुचिकल जलप्रपात कर्नाटक के शिमोगा जिले में वराही नदी पर निर्मित है। यह भारत का सबसे ऊंचा झरना है जिसकी कुल ऊंचाई 455 मीटर है। इसके अलावा भारत के कुछ प्रमुख जलप्रपात की बात करें तो जोग, गोरसप्पा, ये जो जलप्रपात है वो सारावती नदी पर है कर्नाटक राज्य में। वहीं धुआंधार जलप्रपात की बात करूं तो ये नर्मदा नदी पर है मध्य प्रदेश में। उसके बाद गोकाक जलप्रपात की बात करें तो ये घाट प्रभा नदी पर है कर्नाटक में। फिर हुंडरू जलप्रपात की बात करूं तो ये स्वर्ण रेखा नदी पर है झारखंड में। ठीक है, उसके अलावा शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो कावेरी नदी पर है कर्नाटक में। फिर कुचिकल जलप्रपात ये भारत की सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये बाराही नदी पर है कर्नाटक में। ठीक है, जिसके बारे में प्रश्न भी पूछा गया तो कर्नाटक में है। क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं। कह रहा है अलमाटी बांध परियोजना किस नदी पर है? तो अलमाटी बांध जो है वो कृष्णा नदी पे है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि भाखड़ा नंगल परियोजना के मुख्य रूप से कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। भाखड़ा नंगल बांध परियोजना जो है भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है जिसमें मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान राज्य लाभान्वित होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? ठीक है, हमें सबसे कम बताना है।
तो बालुई दोमट जो होता है ना, बालुई दोमट, इसकी जल धारण क्षमता जो है वो सबसे कम होती है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, भारतीय मृदाओं में से किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी पाई जाती है? भारतीय मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी पाई जाती है? तो भारतीय मृदा में जस्ता जो है ना, वो नहीं पाया जाता, बहुत कम पाया जाता है। ठीक है, तो ये जस्ता जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, सूची ए को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, यहाँ विभिन्न क्रांतियां दी गई हैं और उसको मिलान करना है। जहां तक भूरी क्रांति का सवाल है, ठीक है, तो ये गैर परंपरागत ऊर्जा से संबंधित है। इसके अलावा ग्रे क्रांति का जहां तक सवाल है, तो ये जो है उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन से। फिर कृष्ण क्रांति जो है, कृष्ण क्रांति, ये आपको पेट्रोलियम उत्पाद से जुड़ा हुआ है। ठीक, कृष्ण क्रांति। और पीली क्रांति जो है ये तिलहन से जुड़ा हुआ है। तो इसी हिसाब से अगर आप इसको मिलान करेंगे तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, बिहार में निम्नलिखित में से कौन से रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादन क्षेत्र हैं? तो जहां तक बिहार का बात है और यहाँ पे रेशम और सिल्क वस्त्र उत्पादन केंद्र के बारे में पूछा जाता है, तो भागलपुर का जो रेशम है ना, सिल्क, वो विश्व प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। बिहार के डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये सीमेंट के लिए फेमस है, डालमिया नगर सीमेंट, याद रखिएगा इसको। डालमिया सीमेंट के नाम से भी एक कंपनी है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत का प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये जो है ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, महाराष्ट्र के तारापुर में। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडेला में किसका खनन होता है? तो बैलाडेला जो है ना, वो हेमेटाइट के लिए फेमस है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, हेमेटाइट। ये लौह का अयस्क है। ठीक है, बैलाडीला किस राज्य में है? तो ये छत्तीसगढ़ में है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 नंबर प्रश्न में कहता है, भारत में सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मकराना में। ठीक है, मकराना राजस्थान अपनी उच्च गुणवत्ता वाले सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। ताजमहल के निर्माण में भी इसी का इस्तेमाल हुआ था। इसके अलावा किशनगढ़ राजस्थान भारत का सबसे बड़ा संगमरमर बाजार है, जहां विभिन्न प्रकार के संगमरमर की किस्में पाई जाती हैं। ठीक है, वहीं विश्व की बेहतरीन संगमरमर की किस्में इटली और ब्राजील में पाई जाती हैं। इटालियन मार्बल है ना, ये काफी फेमस, आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, गोल्डन राइस में निम्न में से किसका प्रचुर मात्रा पाया जाता है? तो गोल्डन राइस में विटामिन ए जो है उसकी प्रचुरता रहती है। गोल्डन राइस, जिसे सुनहरा चावल कहते हैं, उसमें विटामिन ए की प्रचुरता होती है। बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण इसे विकसित किया गया है, जो शरीर में जाने पर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। आनुवांशिक रूप से रासायनिक गोल्डन राइस मूल गोल्डन राइस की तुलना में 23 गुना अधिक बीटा कैरोटीन का उत्पादन करता है। वर्ष 2024 में फिलिपिंसनो कोर्ट ऑफ अल्पिन्स ने देश में गोल्डन राइस की खेती को रोक लगाने का आदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपको मेघालय है। ठीक है, जनगणना से हर टेस्ट में प्रश्न रहता है, इसलिए इससे आप तैयार कर लेंगे इस थीम को। जनगणना 2011 के अनुसार मेघालय में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि थी, जो कि 27.80% थी। उसके बाद सेकेंड नंबर की जहां तक बात करें तो वो अरुणाचल प्रदेश है, जहां पे 25.9% था। और थर्ड नंबर पे बिहार था, जहां पे 25.4% है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्यों को चुने। तो सबसे कम कहाँ है? तो पहले नंबर पे तो अरुणाचल प्रदेश होगा, फिर मिजोरम और सिक्किम। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अरुणाचल प्रदेश में 17 है वहां का जनसंख्या घनत्व, मिजोरम का 52 है और सिक्किम का 86 है। वहीं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करूं तो बिहार है, जिसका जनसंख्या घनत्व 1106 है। ठीक है, और भारत की जनसंख्या घनत्व की बात करें तो यहाँ पे भारत में पॉपुलेशन डेंसिटी 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 78 है, भारत की प्रमुख जनजातियों में लेप्चा जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो लेप्चा जो है वो सिक्किम से संबंधित है। ठीक है, वहीं अन्य राज्य और जनजातियों की बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश में आपातानी, डफला, मिरी और सिंगपो पाया जाता है।
नागालैंड में नागा और कोनयाक पाए जाते हैं। मणिपुर में कुकी और मैती पाए जाते हैं। मिजोरम में मिजो, लाखेर और पाबी पाया जाता है। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया और मिकिर पाया जाता है। त्रिपुरा में त्रिपुरी और रियांग पाए जाते हैं। असम में लुसाई, बोजे, राभा, टांगी, करबी ये सारे पाए जाते हैं। अंडमान में सेंटलीज, जारवा, औजे ये सभी पाए जाते हैं। इसके अलावा निकोबार में जारवा और सेम्पेन जनजाति पाई जाती है। ये कुछ प्रमुख राज्य और उनसे संबंधित जनजातियां थी, तो इसका नाम आप लोग जरूर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 79 पे चलते हैं। इसमें जनजाति और उनका मूल राज्य उसका मिलान करना है। जहां तक मुंडा जनजाति के सवाल है तो ये झारखंड से संबंधित है। थारू जो है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। भील जो है वो राजस्थान से संबंधित है और गड्डी जो है वो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। तो इसी क्रम में अगर इसका मिलान करेंगे तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 79 का ऑप्शन सी। 80 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किन किन महानगरों को जोड़ती है? सही विकल्प को चुने। तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ती है। भारत के 4 जो प्रमुख महानगर है उन्हें जोड़ती है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा। ठीक है, इसकी कुल लंबाई की बात करूं तो ये 5,846 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह परियोजना का निर्माण जो है 1999 में शुरू हुआ था और यह बनके 2012 में तैयार हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय समूह स्थानांतरित खेती करता है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। खासी जनजाति जो है वो स्थानांतरित खेती करता है। ठीक है, जिसे झूमिंग कृषि या स्प्लैश एंड बर्न कृषि भी कहते हैं। तो सही उत्तर इसका 81 का ए होगा, खासी जनजाति। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी नई दिल्ली। मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। उसके समय के साथ साथ इसका मुख्यालय कई स्थानों पर स्थानांतरित हुआ है, जिसमें सबसे पहले कलकत्ता, फिर 1905 में शिमला, फिर 1928 में पूना और अंततः 1944 में से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। नीचे जो है सूची को मिलान करना है। एक तरफ प्राकृतिक आपदा दी गई है और दूसरी तरफ प्रदेश दिया गया है। तो बताना है कि कौन सा क्षेत्र किस प्राकृतिक आपदा से संबंधित है। जहां तक चक्रवात का बात है, चक्रवात जो है वो मध्य पूर्वी भाग में आता है। ठीक है, इससे संबंधित है। सूखा की बात करूं तो ये झारखंड और उड़ीसा का क्षेत्र जो है वो सूखा से प्रभावित रहता है। बाढ़ का क्षेत्र ये उत्तर प्रदेश और बिहार का मैदान होता है और हिमाचल प्रदेश और गिरिपथ क्षेत्र जो है भूकंप से प्रभावित होता है। तो इसी क्रम में अगर इसको मिलान करते हैं तो 83 का सी जो है सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है। भारत में शक्तिशाली एल नीनो का मुख्य कारण है। ठीक है, तो भारत में शक्तिशाली एल नीनो का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सूखे का। ठीक है, सूखे का कारण जो है एल नीनो बनता है। ठीक है, जिस वर्ष एल नीनो का प्रभाव ज्यादा होता है उस वर्ष भारत में सूखे की स्थिति पाई जाती है। वहीं जहां लालिना का सवाल है तो उस वर्ष भारत में अत्यधिक वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 85 है। निम्नलिखित में से सुंदरबन क्षेत्र में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, सघन मैंग्रोव वन। ठीक है, सुंदरबन क्षेत्र में सघन मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले संस्कृत विद्वान कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा जगत गुरु रामभद्राचार्य। वैसे 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य दोनों को दिया गया था, लेकिन यहाँ हमसे संस्कृत भाषा के बारे में पूछा जा रहा है तो वो जगत गुरु रामभद्राचार्य थे। वहीं अगर हम लोग 59th ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल, जो कि हिंदी भाषा से संबंधित है, उन्हें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन निम्न में से किसने किया था? तो इसका उद्घाटन हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र कुमार मोदी के द्वारा किया गया था, नरेंद्र मोदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि चंद्रयान 5.0 मिशन का मुख्य संभावित उद्देश्य क्या है? तो चंद्रयान 5 जो है इसका संभावित उद्देश्य जो है वह चांद के साउथ पोल पर और गहरे रिसर्च से संबंधित होगा। वहीं चंद्रयान 5 जो है वो भारत और जापान का एक कह सकते हैं कि
अलाइड प्रोग्राम होगा, दोनों देश मिलकर इस क्षेत्र में काम करेंगे, भारत और जापान। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। 3 अप्रैल 2025 को चेइराओबा उत्सव कहाँ मनाया गया है? ठीक है, तो चेइराओबा उत्सव की जहां तक सवाल है तो ये मणिपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, आमतौर पर यह अप्रैल के महीने में मेतई चंद कैलेंडर के सजीबू महीने के पहले दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये चेइराओबा उत्सव जो है मणिपुर में मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, सॉरी 90 देखते हैं। 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी होगा, ब्राजील। अभी जो ब्रिक्स हुआ है वो ब्राजील में हुआ है, तो कृषि मंत्रियों का बैठक भी ब्राजील में ही हुआ था। ठीक है, ब्राजील के ब्राजीलिया नामक शहर में। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि 7 मार्च 2025 को भारतीय नौसेना ने निम्न में से कहाँ सी ड्रैगन अभ्यास 2025 में भाग लिया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गुआम में। ठीक है, 7 मार्च 2025 को भारतीय नौसेना ने सी ड्रैगन 2025 नामक अभ्यास में भाग लिया, जो पश्चिम प्रशांत महासागर के गुआम तट के पास स्थित है। इसमें भारत के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया की नौसेना ने भी भाग लिया था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। कह रहा है 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा चरण कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुलमर्ग में। ठीक है, 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा चरण जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में संपन्न हुआ। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। कहाँ के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, अहमदाबाद में। ठीक है, सौदागरी ब्लॉक प्रिंट अहमदाबाद की एक प्रसिद्ध पुरानी हस्तकला है जिसे भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 94 है, इस राज्य सरकार ने महिला संवाद शुरू किया है? ठीक है, तो महिला संवाद जो है वो बिहार राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, बिहार इसका सही उत्तर होगा। महिला संवाद कार्यक्रम की शुरुआत बिहार राज्य में की गई है और इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य है राज्य की महिलाओं को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना और उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से जागरूक और सशक्त बनाना। ठीक है, वहीं इस कार्यक्रम की कार्यवाही या क्रियान्वयन जो है वो ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 क्या है? इस राज्य में स्थित तिलक्यारा सुरंग का नाम बदलकर बाबा बैखनाग सुरंग कर दिया गया है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उस सुरंग का नाम बदलकर स्थानीय देवता के नाम पर करने की घोषणा की। सिलक्यारा सुरंग का नाम बदलकर अब बाबा बैखनाग टनल रख दिया गया है। यह नामकरण स्थानीय देवता बाबा बैखनाग के नाम या उनके सम्मान में किया गया है, जिन्हें पहाड़ों का रक्षक माना गया है और जिनकी पूजा सुरंग के निर्माण स्थल के पास की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 96 है, भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मथुरा में। ठीक है, ये 3 दिवसीय एक प्रकार से कार्यक्रम था, भारत नेपाल साहित्यिक सांस्कृतिक महोत्सव। ठीक है, इसका आयोजन मार्च 2025 में किया गया था, तो इसे आप लोग याद रखें। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। कह रहा है उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित होगी? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, हरियाणा होगा। उत्तर भारत की पहली परमाणु ऊर्जा परियोजना हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव में स्थापित की जाएगी। परियोजना का आधिकारिक नाम गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना है। इसकी क्षमता 2800 मेगावाट होगी। इसकी लागत जो है 20,595 करोड़ के आसपास है। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। निम्न में से किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके पीछे 3 मुख्य उद्देश्य बताए हैं। पहला, गलत सूचना पर रोक, सोशल मीडिया पर फैली फर्जी खबरों और भ्रामक जानकारी को नियंत्रित करने के लिए। दूसरा है हेट स्पीच पे नियंत्रित करने के लिए। तथा तीसरा कारण बताया गया है कि अश्लील और हानिकारक सामग्री का फैलाव को रोकना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 99 है, गेमा 3 AI मॉडल किसने लॉन्च किया है? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गूगल। गूगल के द्वारा जो है ये गेमा 3 AI मॉडल लॉन्च किया गया है। ठीक है, वहीं अगर हम लोग फेसबुक की बात करें तो इसके द्वारा लामो लॉन्च किया गया है, अमेजन के द्वारा टाइटन और XAI के द्वारा ग्रोक लॉन्च किया गया है। ठीक है,
एक्स ट्विटर वाला जो है ना एक्स, उससे ग्रोक लॉन्च किया गया है। चलिए आज का अंतिम सवाल 100 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। प्रश्न है फ्रेंच ओपन 2025 महिला एकल की विजेता कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कोको गफ। कोको गफ ने फ्रेंच ओपन 2025 जीता है। उन्होंने आरियाना सेबलेंका जो कि बेलारूस की रहने वाली है उन्हें हराया था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग फ्रेंच ओपन के पुरुष विजेता की बात करें तो कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के रहने वाले हैं वो इसमें विजेता हुए थे और उन्होंने इटली के यानिक सेनर को हराया था। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने एडुटेरिया बीपीएससी एईडीओ टेस्ट संख्या 4 देख लिया है। ठीक है, अगर आपने पिछला टेस्ट नहीं देखा है तो उसे भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रश्न को बनाए देखें किस प्रकृति का प्रश्न पूछा जा रहा है, रिवाइज करें। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें जिस टॉपिक से प्रश्न दिया जाता है उस पूरे टॉपिक का ही रिवीजन आप उस दिन कर लें। ठीक है, जिस टॉपिक में जिस प्रश्न में आपको दिक्कत आ रही है उस संपूर्ण टॉपिक का आप विश्लेषण करें और उसको आप एक निश्चित सोर्स से पूरी तरह रिवाइज करेंगे तो उससे आपको बेहतर परिणाम देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले टेस्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो का पीडीएफ के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसमें जुड़ें। ठीक है, और वो टेलीग्राम लिंक है उसमें आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।